नमस्कार, मेरा नाम है सुमित सिंह मेहता। आज का हमारा टॉपिक है रेडियो एक्टिविटी। अभी तक हमने न्यूक्लियस के बारे में डिस्कस किया और एक ऐसे न्यूक्लियस के बारे में पढ़ा जो कैसा है, स्टेबल है और अपनी ग्राउंड स्टेट में है। और वो न्यूक्लियस हमेशा अपनी ग्राउंड स्टेट में ही रहेगा, यानी फिर लाइफ टाइम तक अपनी ग्राउंड स्टेट में रहेगा कि जब तक हम उसमें क्या न करें, कोई बाहर से उसको डिस्टर्ब ना करें या फिर बाहर से उसको कुछ एनर्जी ना दें, तब तक वो न्यूक्लियस क्या रहेगा, स्टेबल रहेगा। हमने ऐसे न्यूक्लियस के बारे में अभी तक डिस्कस किया। लेकिन हमारे पास कुछ ऐसे न्यूक्लियस भी होते हैं जो क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं। ठीक है, जो क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं। और उनके पास एक अजीब सी खासियत होती है कि वो स्पॉन्टेनियसली क्या हो जाते हैं, डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं और कुछ अमाउंट ऑफ रेडिएशन या फिर कुछ पार्टिकल का क्या करते हैं, इमिशन करते हैं। ठीक है, हमने क्या पढ़ा, हमने क्या बोला कि कुछ ऐसे न्यूक्लियाई होते हैं जो क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं और क्या करते हैं, स्पॉन्टेनियसली क्या हो जाते हैं, डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं। और डिसइंटीग्रेशन होने के दौरान क्या करते हैं, या तो कुछ पार्टिकल का इमिशन करते हैं या फिर कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का क्या करते हैं, इमिशन करते हैं। और ये जो पार्टिकल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होते हैं, ये क्या होते हैं, बहुत ही पेनिट्रेटिंग होते हैं या फिर हाई पेनिट्रेटिंग क्या होती है, इनकी पावर होती है। अब यहाँ पर दो केस हो सकता है। जैसा कि हम जानते हैं कि जो न्यूक्लियस होता है किससे मिलकर बना होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। ठीक है, यानी अगर हम ये कह रहे हैं कि न्यूक्लियस से कुछ पार्टिकल निकलते हैं या फिर कुछ कॉर्पस्कुलस निकलते हैं या फिर कुछ रेडिएशन निकलते हैं, इसका मतलब क्या होगा, या तो न्यूक्लियस से क्या निकल रहे होंगे, प्रोटॉन, या फिर न्यूक्लियस में क्या हो जा रही होगी, प्रोटॉनों की कमी हो जा रही होगी, या फिर न्यूक्लियस में न्यूट्रॉनों की कमी हो जा रही होगी, या फिर दोनों की कमी हो जा रही है। कुछ ऐसा हो रहा होगा, ऐसा हम अज्यूम कर सकते हैं। और दूसरा हम क्या कह रहे हैं, कुछ क्या निकल रहा है वहाँ से, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन भी निकल रहा है। तो हम ऐसा अज्यूम कर सकते हैं कि न्यूक्लियस क्या हो रहा होगा, कहीं हाई एनर्जी स्टेट से कहाँ आ रहा होगा, लो एनर्जी स्टेट में आ रहा होगा। तो उस दौरान क्या कर रहा होगा, वो क्या कर, रेडिएशन है वो क्या कर रहा होगा, इमिट कर रहा होगा। ऐसा हम अज्यूम कर सकते हैं। ओके, और ये जो रेडियो एक्टिव इमिशन या फिर जो पार्टिकल उस न्यूक्लियस से इमिट होते हैं या फिर जो स्पॉन्टेनियस इमिशन होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, रेडियो एक्टिविटी बोलते हैं। और ऐसे मटेरियल या फिर जो ऐसे एलिमेंट जो रेडियो एक्टिव होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट बोलते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पर डेफिनेशन लिख ली, फिनोमिना ऑफ स्पॉन्टेनियस इमिशन ऑफ हाईली पेनिट्रेटिंग रेडिएशन फ्रॉम हाई element heavy element called radioactivity and these element are called radioactive एलिमेंट। तो सिंपल रेडियो एक्टिविटी क्या है कि कुछ ऐसे न्यूक्लियस हमारे पास होते हैं जो क्या होते हैं, हैवी होते हैं और वो क्या हो जाते हैं, स्पॉन्टेनियसली डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं। और जब वो डिसइंटीग्रेट होते हैं तो कुछ अमाउंट ऑफ रेडिएशन इमिट करते हैं और कुछ क्या करते हैं, पार्टिकल का इमिशन करते हैं। और इसी फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, रेडियो एक्टिविटी बोलते हैं। और वो पार्टिकल जो ये फिनोमिना को दिखाते हैं या फिर जिनमें ये फिनोमिना होता है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, रेडियो एक्टिव मटेरियल या फिर रेडियो एक्टिव एलिमेंट बोलते हैं। ओके ना, थोड़ा बहुत आप रेडियो एक्टिविटी की हिस्ट्री में जाने की कोशिश करते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं, हमने पढ़ा भी होगा हमने अपनी लोअर क्लास में, कि जो रेडियो एक्टिविटी की जो खोज है, डिस्कवरी है, वो किसने की थी, हेनरी बेक्यूलर ने की थी। किसने की थी, हेनरी बेक्यूलर ने की थी। कब, 1896 में की थी। ओके, कितना, 1896 में की थी। उन्होंने ये पाया सबसे पहले कि जो यूरेनियम होता है या फिर यूरेनियम के जो कंपाउंड होते हैं या यूरेनियम के जो सॉल्ट होते हैं, वो उनसे क्या निकलता है, अपने आप ही वो क्या हो जाते हैं, डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं और उससे क्या निकलता है, कुछ रेडिएशन निकलता है। तो सबसे पहले किसने बताया हमको, हेनरी बेक्यूलर ने बताया। उसके बाद जब ये 1896 में हमको ये पता चला, तो उसके बाद न्यूक्लियर फिजिक्स में एक नई ब्रांच जुड़ गई जिसे हमने क्या बोला, रेडियो एक्टिविटी बोला। तो दो साइंटिस्ट जिनका नाम है मैडम क्यूरी और उनके हस्बैंड पेरी क्यूरी ने इस पर काम करना स्टार्ट किया या फिर उन एलिमेंट पर काम करना स्टार्ट किया जो क्या करते हैं, रेडियो एक्टिविटी का इमिशन करते हैं या फिर रेडियो एक्टिव रेडिएशन का क्या करते हैं, इमिशन करते हैं। उस टाइप के जो पार्टिकल जो एलिमेंट होते हैं उन पर काम करना स्टार्ट किया। और यहाँ से उन्होंने इन रेडियो एक्टिव एलिमेंट की या फिर रेडियो एक्टिविटी की कुछ प्रॉपर्टी क्या की, हमको बताई। तो पहली प्रॉपर्टी तो ये थी कि जो रेडियो एक्टिविटी होती है वो फिजिकल और केमिकल चेंज पर डिपेंड
नहीं करती है। अगर हमारे पास कोई ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, अगर मैं उस रेडियो एक्टिव एलिमेंट का फिजिकल चेंज कर दूँ, उसको फिजिकली चेंज करूँ, यानी उसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं उस रेडियो एक्टिव एलिमेंट को हीट दूँ या फिर उसको किसी एक प्रेशर वाली जगह में रखूँ या फिर उसको प्रेशर करूँ या उसको दबाऊँ, तो रेडियो एक्टिव इमिशन में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरा ये था कि जो रेडियो एक्टिविटी होती है, फिर जो उसकी इंटेंसिटी होती है रेडियो एक्टिव इमिशन की, वो उसके केमिकल प्रॉपर्टी पर भी डिपेंड नहीं करती है। केमिकल प्रॉपर्टी पर डिपेंड करने का मतलब ये हुआ कि चाहे रेडियो एक्टिव एक बाउंड स्टेट में हो या फिर अनबाउंड स्टेट में हो। बाउंड स्टेट में होने का मतलब क्या है कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट ने किसी दूसरे एलिमेंट के साथ क्या कर रखी है, कोई एक रिएक्शन कर रखी है। और हम जानते हैं जब भी कोई दो मॉलिक्यूल या फिर दो पार्टिकल एक दूसरे के साथ केमिकल रिएक्ट करते हैं, तो उनमें कौन पार्ट लेते हैं, जो हमारे पास एटम होता है उसके इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, पार्ट लेते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो रेडियो एक्टिव इमिशन होता है उसमें इलेक्ट्रॉन का कोई भी रोल नहीं होता है, जो एटम के इलेक्ट्रॉन होते हैं उनका कोई भी रोल नहीं होता है, और इसमें जो केमिकल रिएक्शन होती है उससे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो यहीं से हमको पता चलता है कि जो चाहे वो रेडियो एक्टिव सिंगल एलिमेंट हो या फिर रेडियो एक्टिव एलिमेंट का कोई कंपाउंड हो, दोनों के दोनों क्या करेंगे, रेडियो एक्टिव इमिट करेंगे, रेडियो एक्टिव इमिशन करेंगे, रेडिएशन का इमिशन करेंगे। ओके, और उन्होंने मैडम क्यूरी और पेरी क्यूरी ने यहाँ से कुछ और नए रेडियो एक्टिव एलिमेंट की खोज की। वो थे, एक था पोलोनियम और एक था रेडियम। जो पोलोनियम था उसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो 84 होता है, और जो रेडियम था उसका जो एटॉमिक मास होता है या एटॉमिक नंबर होता है वो होता है आपका अप्रॉक्स 88 होता है। तो हमारे पास लगभग 1899 तक हमारे पास कम से कम 4-5 क्या थे, हमारे पास रेडियो एक्टिव एलिमेंट थे। लेकिन हमको ये पता नहीं था कि जो ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट से जो रेडियो एक्टिविटी का जो इमिशन हो रहा है या फिर जो रेडिएशन या फिर जो पार्टिकल यहाँ से इमिट हो रहे हैं वो कौन से हैं। तो 1899 में और 1900 के अप्रॉक्स इन दोनों के बीच में रदरफोर्ड ने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट किया और ये बताने की कोशिश की कि जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं जो, और इनसे निकलने वाली जो रेडियो एक्टिव इमिशन है उसमें क्या क्या होता है, या फिर जो पार्टिकल हैं वो क्या होते हैं, या फिर जो रेडिएशन होता है उसका नेचर कैसा होता है। यानी सिंपल सा कहने का मतलब है, रदरफोर्ड ने ये बताने की कोशिश की कि जो रेडियो एक्टिविटी होती है उसका नेचर कैसा होता है। तो उसके लिए उन्होंने सिंपल क्या किया, एक बॉक्स टाइप का ले लिया, आई मीन एक बॉक्स ले लिया, इस बॉक्स के अंदर क्या रख दिया उन्होंने, एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस ले लिया। अगर ये रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है तो स्पॉन्टेनियसली क्या हो जाएगा, ये डिसइंटीग्रेट हो जाएगा और कुछ अमाउंट ऑफ क्या करेगा, रेडिएशन इमिट करेगा। ओके, और यहाँ पर क्या बना दिया उन्होंने, एक होल बना दिया, एक यहाँ पर छोटा सा छेद बना दिया। ये हमने क्या रखा है, इधर पे रेडियो एक्टिव एलिमेंट रखा हुआ, तो इससे क्या होगा, रेडिएशन बाहर निकलेगा। ओके, और यहाँ पर क्या लगा दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया। तो ये पॉजिटिव प्लेट है और ये नेगेटिव प्लेट है, तो एक यहाँ पर क्या लगा दिया उन्होंने, इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया। और उन्होंने देखा कि जैसे ही यहाँ से कोई एक सिंगल रेडिएशन बाहर निकला, क्या हुआ, यहाँ से एक सिंगल रेडिएशन बाहर निकला, और जैसे ही वो इलेक्ट्रिक फील्ड के संपर्क में आया, उन्होंने देखा कि जो यहाँ से सिंगल रेडिएशन आ रहा था वो 3 पार्ट में क्या हो गया, डिवाइड हो गया। एक पार्ट तो वो था जो पॉजिटिव प्लेट की ओर गया, और एक पार्ट वो था जो नेगेटिव प्लेट की ओर गया, और एक पार्ट वो था जो बिना डिफ्लेक्ट हुए पहले वाले रेडिएशन के ही साथ क्या हुआ, आगे को निकल गया। यानी जिस डायरेक्शन में पहले जो इनिशियली जो रेडिएशन आ रहा था उसी डायरेक्शन में क्या हो गया, आगे को निकल गया। तो यहाँ से उन्होंने कंक्लूजन निकाला कि जो रेडिएशन इस पॉजिटिव प्लेट की ओर जा रहा है, अब हम जानते हैं कि अगर ये पॉजिटिव प्लेट है, इलेक्ट्रिकली पॉजिटिव है, तो इसकी ओर वही जाएगा जो क्या होगा, इलेक्ट्रिकली नेगेटिव होगा। तो इसका मतलब यहाँ पर कोई एक जो रेडिएशन जा रहा है वो उसका नेचर एक्चुअल में कैसा है, वो एक नेगेटिव नेचर का है। ठीक, और जो रेडिएशन किधर की ओर जा रहा है, नेगेटिव प्लेट की ओर जा रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है उस रेडिएशन का जो नेचर होगा वो इलेक्ट्रिकली कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। और वो रेडिएशन जो बिना डिफ्लेक्ट हुए कैसे निकल जा रहा है, सीधे निकल जा रहा है, यानी फिर उसमें कोई भी डिफ्लेक्शन या फिर जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका कोई भी इफेक्ट नहीं हो रहा है, वो क्या होगा, वो कैसा होगा, एक्चुअल में न्यूट्रल होगा, यानी उस पर कोई भी चार्ज नहीं होगा। इनिशियली उन्होंने ये बताया, लेकिन फिर उन्होंने जब बार बार एक्सपेरिमेंट किया उन्होंने पाया कि जो ये रेडिएशन डिफ्लेक्ट हो रहा है एक्चुअल में ये रेडिएशन नहीं है, ये क्या है, एक्चुअल में
पार्टिकल हैं, यानी हाईली पेनिट्रेटिंग पार्टिकल हैं। और ये जो पार्टिकल है जो इधर की ओर जा रहा है, यानी पॉजिटिव प्लेट की ओर जा रहा है, जिसका नेचर नेगेटिव है, उसको उन्होंने बोल दिया क्या, बीटा पार्टिकल। और वो पार्टिकल जो कहाँ की ओर जा रहा है, नेगेटिव प्लेट की ओर जा रहा है, जिसका जो नेचर में कैसा है, पॉजिटिवली चार्ज है, उसे उन्होंने बोल दिया क्या, अल्फा पार्टिकल। और जो रेडिएशन बिना डिफ्लेक्ट हुए सीधे निकल गया वो एक्चुअल में कैसा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, या फिर सिंपल हम उसको क्या बोल सकते हैं, वो क्या है, एक फोटोन है। ये ऐसा किसने बताया, हमको रदरफोर्ड ने बताया। इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं, यहाँ पर तो उन्होंने क्या लगाया है, इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रखा है। अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को मैग्नेटिक फील्ड से रिप्लेस कर दें तब भी हम इस फिनोमेना को या फिर जो हमारे पास रेडियो एक्टिविटी के नेचर को क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो फिर से देखते हैं, हमारे पास यही जो यहाँ पर बॉक्स था वही बॉक्स है। उस बॉक्स के अंदर क्या रख दिया हमने, कुछ क्या रख दिया, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस रख दिया। और रेडियो एक्टिव सब्सटेंस और ये पूरा जो सिस्टम है उसको हमने किसके अंदर पैक कर दिया, एक वैक्यूम चैम्बर के अंदर क्या कर दिया है, पैक कर दिया है। और यहाँ क्या लगा दी हमने, एक फोटोग्राफिक प्लेट लगा दी जो किसको डिटेक्ट करेगा, रेडिएशन को डिटेक्ट करेगा। हुआ क्या एक्चुअल में, यहाँ से रेडिएशन क्या हुआ, बाहर निकला। और जैसे ही रेडिएशन बाहर निकला, और यहाँ क्या लगा रखा हमने, मैग्नेटिक फील्ड लगा रखा है, जिसकी डायरेक्शन कैसे है, ये हमारा जो बोर्ड है, बोर्ड के सरफेस में कहाँ की ओर है, अंदर की ओर है। ठीक है, अब जैसे ही यहाँ से रेडिएशन निकला तो उन्होंने देखा कुछ रेडिएशन तो कैसे हो गया, इस तरीके से मुड़ गया, और कुछ रेडिएशन इस तरीके से मुड़ गया, और कुछ रेडिएशन में बिना इफेक्ट हुए कैसे निकल गया, एक स्ट्रेट लाइन में आगे की ओर निकल गया। नाउ अगर ये क्या है, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे है, ऐसे है और ऐसे है, और यहाँ पर हमारा जो पार्टिकल है वो उसकी वेलोसिटी कहाँ है, इस डायरेक्शन में। ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल है। और जो रेड वाला है वो, ये रेड वाला है, ये क्या है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है। अगर मैं यहाँ पर अब लॉरेंज फोर्स की डेफिनेशन से V क्रॉस B निकाल, तो लगने वाला फोर्स किस डायरेक्शन में होता है, या फिर जो मैग्नेटिक फोर्स होगा किस डायरेक्शन में लगेगा, V क्रॉस B की डायरेक्शन में लगेगा। यानी V क्रॉस B क्या हो जाएगा, V क्रॉस B, तो किस डायरेक्शन में लगेगा, इस डायरेक्शन में। कौन से चार्ज में, पॉजिटिव चार्ज में। अगर ये चार्ज नेगेटिव होगा तो फोर्स कहाँ की ओर होगा, इधर की ओर होगा। तो देखो बीटा कैसा है, नेगेटिव चार्ज है, फोर्स कहाँ की ओर लगा, इधर की ओर। अल्फा कैसा है, पॉजिटिव चार्ज है, फोर्स कहाँ की ओर लगा, इधर की ओर। और जो गामा है वो क्या है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, एक फोटोन है, जिस पर कोई भी चार्ज नहीं है, तो उस पर कोई भी फोर्स नहीं लगा, वो सीधे कहाँ चला गया, इस फोटोग्राफिक प्लेट में सीधे चला गया। जिस स्ट्रेट लाइन में पहले हम इनिशियल रेडिएशन आ रहा था, उसी लाइन में क्या हो गया, आगे को निकल गया। तो यहाँ से रदरफोर्ड ने कंक्लूजन निकाला कि जब भी हमारे पास रेडियो एक्टिव इमिशन होता है तो उस इमिशन के दौरान हमारे पास क्या होते हैं, या तो वो निकलने वाला जो पार्टिकल होगा या तो अल्फा पार्टिकल होगा जो कि कैसा है, नेचर में पॉजिटिव है, या क्या होगा, वो बीटा पार्टिकल होगा जो कि नेचर में कैसा है, नेगेटिव है। और या तो वो क्या हो सकता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हो सकता है जो कैसा होगा, नेचर में न्यूट्रल होगा, यानी एक्चुअल में क्या होगा, वो फोटोन होगा। ओके, तो ये तो क्या हो गया हमारे पास रेडियो एक्टिव, या फिर बोल सकते हैं इसको हम नेचर ऑफ रेडियो एक्टिविटी हो गया। अब देखते हैं कि जो अल्फा बीटा और गामा, इनकी कुछ प्रॉपर्टी को देख लेते हैं। उसके लिए हम यहाँ पर क्या बनाएंगे, एक छोटा सा चार्ट बनाएंगे। उस चार्ट की हेल्प से हम अल्फा बीटा और गामा की प्रॉपर्टी को देखने की कोशिश करेंगे। चलिए सबसे पहले डिस्कस करते हैं अल्फ़ा बीटा और गामा के नेचर की बात करते हैं। ठीक है, जो अल्फ़ा पार्टिकल होता है वो एक्चुअल में उसका जो नेचर होता है वो क्या होता है, एक्चुअल में एक हीलियम न्यूक्लियस होता है। क्या होता है, हीलियम का न्यूक्लियस, यानी हीलियम का न्यूक्लियस यानी ऐसा न्यूक्लियस जिसमें क्या होते हैं, 2 प्रोटॉन होते हैं और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। एक्चुअल में जो अल्फ़ा पार्टिकल वो क्या होता है, हीलियम का न्यूक्लियस होता है। और जो बीटा पार्टिकल होता है वो क्या होता है, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन होता है। क्या होता है, एक्चुअल में फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन होता है। और जो गामा होता है वो क्या होता है, एक्चुअल में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है, या फिर क्या होता है, हम बोल सकते हैं फोटोन होता है। ये तो क्या हो गया, नेचर हो गया किसका, अल्फा बीटा और गामा पार्टिकल का। अब देखते हैं कि अल्फा पार्टिकल में चार्ज क्या होता है, बीटा पार्टिकल में चार्ज क्या होता है और गामा पार्टिकल में चार्ज क्या होता है। अगर हम यहाँ से देखें तो एक बात पता चलती है कि जो बीटा में चार्ज होगा कैसा होगा, नेगेटिव होगा, और अल्फा में चार्ज होगा कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। और एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया कि जो अल्फा पार्टिकल में जो चार्ज होता है वो कितना होता है, 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर पॉजिटिव चार्ज होता है। कितना होता है, 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर पॉजिटिव चार्ज होता है किसमें, अल्फा पार्टिकल में। और जो बीटा पार्टिकल होता है उसमें क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है किसके बराबर, 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर नेगेटिव चार्ज होता है। ओके, और जो गामा पार्टिकल होता है फोटोन, तो फोटोन में कोई चार्ज नहीं होता है, तो उसमें चार्ज कितना होता है हमारा, 0 चार्ज होता है। ओके, नाउ रेस्ट मास की बात करते हैं। ये क्या है,
हीलियम है, हीलियम में कितने न्यूक्लियन है, 4 न्यूक्लियन है, तो इसका जो मास हो जाएगा कितना हो जाएगा 4 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन, और मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻27 kg। यहाँ पर मैं क्या अज्यूम कर रहा हूँ कि जो मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन वो अप्रॉक्स क्या है, बराबर हैं, तो इसका मतलब जो अल्फा पार्टिकल या फिर जो हीलियम का न्यूक्लियस है उसका मास कितना हो जाएगा अप्रॉक्स 4 इंटू 1.6 इंटू 10⁻27। सिमिलरली ये जो बीटा है वो क्या है, इटसेल्फ एक न्यूट्रॉन है, सॉरी क्या है, इलेक्ट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन का रेस्ट मास कितना होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg होता है। ओके, और फोटोन का मास कितना होता है, रेस्ट मास 0 होता है, तो यहाँ क्या पुट कर देंगे हम 0 पुट कर देंगे। नाउ अब बात करते हैं हम किसकी, पेनिट्रेटिंग पावर की। ठीक है, पेनिट्रेटिंग पावर का मतलब क्या हुआ, जब इस रेडिएशन को किसी सब्सटेंस में हम डालते हैं वो उसको कितनी अंदर तक क्या करता है, पेनिट्रेट करता है, या फिर इन तीनों में कंपैरिजन करेंगे कि कौन सा पार्टिकल सबसे ज़्यादा क्या करता है, पेनिट्रेट करता है। तो ये देखा गया कि जो अल्फा पार्टिकल की जो पेनिट्रेटिंग पावर होती है वो क्या होती है, मिनिमम होती है। क्या होती है, मिनिमम। और जो बीटा पार्टिकल की पावर होती है वो 100 टाइम होती है, किसके, 100 टाइम्स दैट ऑफ अल्फा, यानी अल्फा की जो पेनिट्रेटिंग पावर होती है उससे 100 गुना ज़्यादा किसकी पावर होती है, बीटा की पेनिट्रेटिंग पावर होती है। और जो गामा की पेनिट्रेटिंग पावर होती है वो क्या होती है, 100 टाइम्स दैट ऑफ बीटा पार्टिकल। ठीक है, यानी जो गामा की जो पेनिट्रेटिंग पावर होती है वो बीटा पार्टिकल के क्या होती है, 100 गुना ज़्यादा होती है। यानी सबसे ज़्यादा पेनिट्रेटिंग कौन होता है, अल्फा होता है, फिर कौन होता है बीटा, फिर कौन होता है गामा। अगर पेनिट्रेटिंग के ऑर्डर में लिखोगे तो सबसे ज़्यादा किसकी पावर होती है पेनिट्रेटिंग, गामा की, फिर उसके बाद किसकी होती है, बीटा की, फिर उसके बाद किसकी होती है, अल्फा की। तो ये तो क्या था, हमारा रेडियो एक्टिविटी था। और जो रेडियो एक्टिव इमिशन में जो हमारे पास सब्सटेंस निकलते हैं या फिर जो रेडिएशन निकलता है या फिर जो पार्टिकल निकलते हैं वो क्या होते हैं, अल्फा बीटा और गामा होते हैं। ये क्या थी, उनकी कुछ प्रॉपर्टियाँ थी। इतनी प्रॉपर्टी नहीं है, इसकी और भी प्रॉपर्टी हैं, लेकिन हमने यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉपर्टी डिस्कस की है क्योंकि आने वाले लेक्चरों में हमारे क्या आएंगी, काम आएंगी। ओके, अब हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि जब ये डिसइंटीग्रेट हो रहा है तब इस सब्सटेंस में क्या इफेक्ट पड़ेगा, यानी इसका जो मास नंबर है या फिर जो इसका एटॉमिक नंबर है उसमें किस तरीके से चेंज आएगा, वो हम देखेंगे कब, नेक्स्ट चैप्टर में। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।